Hello everyone, welcome to this fifth session of audit. In this session, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कंपनी ऑडिट की तरफ। कंपनी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे पेपर का। ये जो पार्ट है ये लिंक है कंपनी लॉ के साथ में भी। तो इस पार्ट पर जो आपको सवाल आने वाले हैं वो कंपनी लॉ को ऑडिट के साथ लिंक कर कर क्वेश्चन आएंगे। और आपके पूरे ऑडिट के पेपर में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में से 5 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, इवन दो इट इज अ थियोरी पेपर। बिकॉज क्वेश्चंस कई बार कंपनी लॉ के लीगल टर्मिनोलॉजीज को लिंक कर कर भी आ सकता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो अगर आपने लीगल टर्मिनोलॉजीज करेक्टली लिखी और अपना एक्सप्लेनेशन उसके आगे का जो अपना ओपिनियन इफ एनी अगर पूछा है वो करेक्ट दिया, तो आपको पूरे चांसेस है, एक ब्राइट चांसेस है कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो आप लोगों को ये सेशन देखना है ध्यान से, जो भी डेज दिए हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस और बाकी जो भी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो कोशिश ये करनी है कि आप उनको याद रखो और बार बार उन पार्ट्स को एक बार अगेन एंड अगेन रीड करके खुद के दिमाग में फ्रीज करने की आप लोग उसकी कोशिश करो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये फिफ्थ जो सेशन है। अब इस कंपनी ऑडिट के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें मेजरली देखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हम बिगिन करेंगे कंपनी ऑडिट के इंट्रोडक्शन के साथ। देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट इट, जिसमें हम सिंपली देखेंगे कंपनी ऑडिट किस किस को मैंडेटरी है और कौन से पर्टिकुलर एरियाज है कंपनी लॉ के जो हमको फोकस करने हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, देन रीअपॉइंटमेंट, देन रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कूलिंग पीरियड, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिट कमिटी क्या है, देन वी विल स्टडी फ्रॉड रिपोर्टिंग ऑफ बाय ऑडिटर क्या होती है, ऑडिटर टोटल एजीएम क्या होता है, ब्रांच ऑडिट क्या होता है। क्वेश्चंस लेंगे कुछ थ्रू आउट दिस सेशन भी और एट द एंड भी। और अगले सेशन का एक प्रीकैप देखेंगे क्विकली। मैं आपको बता दूं अगला सेशन छोटा होगा। अगले सेशन में हम लोग कॉस्ट ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे और सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑडिटर की जो के लिए जो प्रोविजंस है और कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए जो प्रोविजंस है, यानी कॉस्ट ऑडिट जो सीएमए करेगा और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, इन दोनों की बहुत सारी प्रोविजन सिमिलर है। तो आप अगर ये पढ़ दोगे सीरियसली तो कॉस्ट ऑडिट की भी आपकी कॉमन प्रोविजन इसी सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। जो अनकॉमन प्रोविजन है वही सिर्फ प्रोविजन हम लोग अगले सेशन में कॉस्ट ऑडिट के बारे में हम डिस्कस जब करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंपनी ऑडिट, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज कंपलसरी, चाहे कोई भी कंपनी रहे, प्राइवेट लिमिटेड रहे, पब्लिक लिमिटेड रहे, टर्नओवर कितना भी रहे, अंडर कंपनी लॉ तो उसको ऑडिट करना मैंडेटरी है। ये कुछ सेक्शंस है जो डील करते हैं कंपनी ऑडिट से रिलेटेड, जैसे सेक्शन 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स, 142 remuneration of auditor, 143 powers and duties of auditor, 144 auditor not to render certain services, 145 auditors not to auditors to sign audit reports, auditors to attend general meeting, then punishment for contravention and some other provisions. तो कुछ चीजें जो कॉमन है मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मली ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है, वैसे यहाँ पर भी ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है, चाहे आप कंपनी ऑडिट क्यों ना कर रहे हो। कंपनी ऑडिट करते समय आपको एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अलावा जो कंपनी लॉ में ऑडिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस दी गई है वो भी फॉलो करना जरूरी है, वो भी फॉलो करना मैंडेटरी है। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सवाल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है ना। तो कौन करता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, बताइए, सोचिए। हमारे लिए अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स डिफरेंट चीज है और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब अदर देन फर्स्ट ऑडिटर इज डिफरेंट चीज है। इसमें भी गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने के अलग प्रोविजन है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट करने के डिफरेंट प्रोविजन है। गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, जिसका मोर देन 50% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑल ऑफ दिस टुगेदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हो या सारे लोग टुगेदर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स देखते हैं हम लोग।
फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और इनकॉर्पोरेट होने के बाद में जो पहला ऑडिट करेगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी, shall be appointed by board of directors within 30 days from the date of the company। यानी अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, मान लेते हैं आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, और आपका पहला ऑडिटर यानी फर्स्ट ऑडिट यानी फर्स्ट ईयर को ऑडिट करने के लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा। कब करेगा अपॉइंटमेंट? विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। इफ बीओडी फेल्स टू अपॉइंट, मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए फेल हो जाते हैं, then by the members of the company within 90 days at an extraordinary general meeting appoint the first auditor। यानी अगर आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो तो सबसे पहली प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है कि रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज आप ऑडिटर को अपॉइंट कर दो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं देन विद इन 90 डेज मेंबर्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो मैं आपको बता दूं, हमने पहले कहा कि गवर्नमेंट ऑडिट या गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? C&AG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर CAG अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर। लेकिन अगर CAG फेल हो जाता है टू अपॉइंट, इफ CAG फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यानी 60 दिन में CAG ने अपॉइंट कर देना चाहिए। अगर CAG फेल होता है तो BOD अपॉइंट कर देना चाहिए विद इन 30 डेज। और अगर BOD भी फेल हो जाता है, इफ अगेन BOD फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी then by the members of the company within 60 days at an extraordinary general meeting अपॉइंट करना जरूरी है। आई होप ये आप लोगों को इतना पॉइंट्स फिलहाल तो क्लियर है। यानी पहला ऑडिटर जो होगा कंपनी का, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं देन मेंबर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? C&AG विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? 60 डेज। अगर C&AG फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? 30 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए तो बाय मेंबर्स विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? 60 डेज एट EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ये जो पहला ऑडिटर होगा सर, ये पहला ऑडिटर का टेन्योर क्या रहेगा, यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, किस पीरियड के लिए पहला ऑडिटर काम करेगा? टेन्योर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन बोथ ऑफ द अबव केसेस, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, विल बी टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी पहला ऑडिटर का जो काम रहेगा या जो उसका टेन्योर रहेगा, पहली AGM कंक्लूड होने तक के वो काम करेगा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने तक के वो काम। ये है फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। तो एक बार आपको रिपीट कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, कौन सी कंपनी हो? गवर्नमेंट कंपनी, तो आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? C&AG। कौन करेगा? C&AG। कितने डेज में करेगा? 60 डेज के अंदर में। कितने डेज में? 60 डेज के अंदर में। और अगर C&AG फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए तो मेंबर्स विद इन 60 डेज। और ये अपॉइंटमेंट कौन सी मीटिंग में होगा? EGM में होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होगा। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, मान लेते हैं आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, तो आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, विद इन 30 डेज अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स विद इन 90 डेज अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ये पहला ऑडिटर, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी के हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के हो, इसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पहली AGM खत्म होने तक ये काम करेगा। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट तो हो गया सर। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का देख लेते हैं। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजन अलग है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजन अलग है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी पहले ऑडिटर के बाद वाले सारे ऑडिटर्स अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its
6th एनुअल जनरल मीटिंग, यानी पहले एजीएम में आप एक ऑडिटर अपॉइंट करोगे अगर आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो, तो एनुअल जनरल मीटिंग में, पहले एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जो ऑडिट करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग, यानी 5 एजीएम तक के वही काम करेगा, यानी आप एक अदर वर्ड्स में बोल सकते हो कि 5 साल तक के वो काम करेगा। हालांकि एजीएम का पीरियड आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग and he will hold office till the conclusion of 6th annual general meeting. But before such appointment, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him shall be in accordance with the conditions may be prescribed. यानी अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, तो आप उससे रिटर्न कंसेंट पहले ले लो कि अगर आपका अपॉइंटमेंट किया गया तो आपका अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा और इनवैलिड नहीं रहेगा, और विद इन 15 days of the meeting the company shall file a notice of such appointment with the registrar. जैसे ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक नोटिस फाइल करेगी कि हमने हमारे एजीएम में ये XYZ कंपनी को या XYZ फर्म को या मिस्टर XYZ को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, ये उसका डिटेल्स है। क्लियर है? तो जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर है, यानी जो हमारा पहला ऑडिटर है, वो काम करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी जिसको बीओडी ने अपॉइंट किया था, बीओडी फिर उन्होंने कहा मेंबर्स ने अपॉइंट किया था, और उसी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे उनके पहले एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि जिसका टेन्योर हो सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और अपॉइंटमेंट करने से पहले इट इज मैंडेटरी टू टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट प्रपोज्ड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कि अगर आपका अपॉइंटमेंट किया तो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं रहेगा, और ये ऑडिटर का डिटेल विद इन 15 days आरओसी को सबमिट करना कंपल्सरी। ये हो गया अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनी के लिए, तो अगेन गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनएजी बीच में आ गया। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद में 180 दिन के अंदर इसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और कंक्लूड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, आने वाले एजीएम तक के वो काम करेगा। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमने पढ़ा था 6th एजीएम तक के लिए, गवर्नमेंट के लिए हमने पढ़ा था कि आने वाले एजीएम तक के लिए वो काम करेगा। आगे बढ़ते हुए अब कुछ सवाल है हमारे पास, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिगियन लिमिटेड himself wants to appoint CA Champ, a practicing chartered accountant, as first auditor of the company. बताओ कर सकता है क्या? एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्या कह रहा है कि मैं बीइंग एमडी ऑफ दिस कंपनी मैं खुद फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर अपॉइंट करता हूं, क्या वो कर सकता है ऐसा? पहला ऑडिटर कुछ बोला नहीं है तो या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, कर सकता है ऐसा? देखिए, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय होम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर नहीं सकता। दूसरा सवाल, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ भारतीय लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, वाज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। बताओ, अब भारतीय लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसका पहला ऑडिटर अपॉइंट किसने किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है। गवर्नमेंट कंपनी, पहला ऑडिटर कौन कर सकता अपॉइंटमेंट? सीएनएजी। तो इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शैल बी डन बाय सीएजी within 60 days from the date of registration. The appointment of the first auditor made by board of directors of Bharti Limited is null and void. ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों हमने देख लिया। हमने देख लिया कि पहला ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगा तो कौन करेगा, गवर्नमेंट होगा तो कौन करेगा, विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज होगा चाहिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्यों होगा। अब बढ़ते हैं फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी की तरफ। लेकिन इसमें मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? इज देयर अ वैकेंसी? कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है सर? तो कैजुअल वैकेंसी मतलब अ ड्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर का ऑफिस खाली हो गया, एक वैलिडली अपॉइंटमेंट हो चुका है और अपॉइंटमेंट होने के बाद में उसका ऑफिस खाली होगा। जैसे अपॉइंटमेंट करने के बाद में ऑडिटर का डेथ हो गया,
अपॉइंटमेंट करने के बाद में ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया फॉर वन और अनदर रीजन, तो इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना तो जरूरी है। तो हमने क्या कहा, इन द केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ कंपनी whose accounts are subject to auditor appointed by CNAG to be filed by BOD within 30 days, मतलब अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो इसका जो पहला ऑडिटर है वो जो इसका जो वैकेंसी हुआ है वो कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। कितने डेज में, 30। एंड इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, सोचिए, तो if such casual vacancy is as a result of resignation of an auditor, then such appointment shall also be approved by company at general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold office till the conclusion of next annual general meeting. अगर रेजिग्नेशन के अलावा कोई रीजन है, जैसे ऑडिटर की डेथ हो गई, तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया, देन बीओडी विल रिकमेंड एंड विद इन 3 मंथ उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए और वो काम करेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। फिर उस एजीएम में चाहे तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अच्छा, ऐसा प्रोविजन क्यों होगा कि रेजिग्नेशन के समय पावर मेंबर्स के हाथ में चलेगी? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑडिटर एक एश्योरेंस देता है मेंबर्स को कि सारा काम ठीक ठाक हो रहा है, ट्रू एंड फेयर है। अगर मान लेते बीओडी ऑडिटर को सपोर्ट नहीं कर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट ऑडिटर को कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए उसने रिजाइन किया और पावर अगर बीओडी के हाथ में एक्सक्लूसिव दे दिए कैजुअल वैकेंसी के, देन दे विल अपॉइंट एन पर्सन जो उनके फेवर में रहे। मेंबर्स का इंटरेस्ट तो हैम्पर हो सकता है, इसलिए रेजिग्नेशन के केस में मेंबर्स डाल दिया और अदर देन रेजिग्नेशन है तो ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए बीओडी के हाथ में पावर दे। और इन द केस ऑफ कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointment by CNAG, then this casual vacancy to be filled by CNAG within 30 days. ठीक है, और अगर in case CNAG of India does not fill the vacancy, then within the set period, then the board of directors shall fill the vacancy within next 30 days. क्लियर है आप लोगों को? मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी सीएनएजी के हाथ में है, कैजुअल वैकेंसी को फिल करना भी किसके हाथ में है, सीएनएजी के हाथ में है। और अगर सीएनएजी फेल हो जाती है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल कम इनटू पिक्चर। ये था कैजुअल वैकेंसी के लिए। तो कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनीज टू बी फिल्ड बाय सीएनएजी विद इन 30 days. In case failure, BOD shall fill within next. Other companies to be filled by BOD within 30 days. Or in case of registration, appointment by BOD should be approved by company at AG. ठीक है, ध्यान रहेगा। चल, the auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of registration a statement within registrar, and in the case of government company he shall file statement with CNAG as well. The auditor shall indicate reason for his resignation and other facts as may be relevant. यानी जो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है वो ऑडिटर विद इन 30 डेज ऑफ हिज रेजिग्नेशन एक स्टेटमेंट फाइल करेगा रजिस्ट्रार के साथ में, उसमें रीजन कहेगा कि व्हाई इज रिजाइनिंग, और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो सिमिलर स्टेटमेंट सीएनजी के पास में भी जाएगा। ये था कैजुअल वैकेंसी के बारे में। अब रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में देखते हैं। A retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting if retiring auditor AGM में reappoint कब हो सकता है? Only if these conditions are satisfied. जैसे he is not disqualified for reappointment, वो qualified है,
He has not given the company notice in writing of his unwillingness to be reappointed. उसने खुद ने होके नहीं बोला है कि मैं अनविलिंग हूँ reappoint करने के लिए. A special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. मतलब उस AGM में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस ऑडिटर को अपॉइंट मत करो, या फिर किसी और को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ है. Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be auditor of the company. अगर किसी भी AGM में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया या रीअपॉइंट नहीं हुआ तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो कंटिन्यू करेंगे अपना ऑफिस. And where the provisions of section 177 is applied, all appointments including the filing vacancy of an auditor shall be made after taking into account the recommendation of such committee. And अगर ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है किसी कंपनी को और ऑडिट कमेटी बनाई गई है, ऑडिट कमेटी क्या हम पढ़ेंगे आज ही आगे, तो जितने भी ऑडिटर्स हैं उनके सारों की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट और सब कुछ ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही होगी. तो आपको याद रखना है कि व्हेन रिटर्निंग ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड और व्हाट आर द सिचुएशंस जब रिटर्निंग ऑडिटर इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड. तो आपको लिखना है सारी चीजें. जैसे ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, उसने अपना खुद ने अपना विलिंगनेस नहीं कहा, खुद ने लिखकर नहीं बताया कि दैट ही इज अनविलिंग टू वर्क, उसके खिलाफ कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है या किसी और को बाय ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑडिटर बोल के अपॉइंट नहीं किया गया है, और अगर ऑडिट कमेटी है तो सारा अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी भरना ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही होगा. और अगर कुछ नहीं हुआ तो जो मतलब ये सारी सिचुएशन नहीं हुई, अपॉइंट नहीं किया गया, तो रिटायरिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस. दिस इज अबाउट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. अब सवाल आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर. सर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या है और क्यों है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर एक सेफगार्ड है. सेफगार्ड इन दैट सेंस, जैसे मान लेते हैं कि आप एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके ऑडिटर हो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, कंटिन्यू उसी को ऑडिट कर रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और आप जो मिस स्टेटमेंट्स है या ट्रू एंड फेयर व्यू की चीजें नहीं है वो रिपोर्ट ना करो, या फिर आपका एक स्टेटेड ऑडिट का एक प्रोसीजर प्रोग्राम है उसमें वो मिस स्टेटमेंट्स ध्यान में ना आए. इसलिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर का एक प्रोविजन लॉ में आया है, जिसमें कहा गया है कि एक पर्सन और एक फर्म किसी ऑडिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स कर सकता है, उसके बाद में यू हैव टू चेंज द ऑडिटर. इसके साथ में कूलिंग पीरियड भी आता है. कूलिंग पीरियड यानी ऐसा पीरियड कि जिस पीरियड में आप एक पर्टिकुलर कंपनी के या कंसर्न के ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, बिकॉज उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप अंडर कूलिंग पीरियड हो. तो हम ये रोटेशन पढ़े, उसके पहले एक सवाल है कि व्हाट आर द कंपनीज टू व्हम रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज मैंडेटरी. क्या सर रोटेशन सारे कंपनीज को मैंडेटरी है या कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को ही रोटेशन करना मैंडेटरी है? देख लेते हैं हम कि कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज है जिनको रोटेशन इज मैंडेटरी. तो क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर व्हम रोटेशन इज मैंडेटरी इज एज अंडर, ठीक है, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज, मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनीज उनको रोटेशन करना तो मैंडेटरी है ही है, एक्सक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज, ओपीसी को और स्मॉल कंपनीज को छोड़कर. एंड रोटेशन इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, पहली बात. उसके बाद ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑल unlisted public companies having paid up share capital greater than or equal to rupees 10 crores. paid up share capital बोला है, authorized नहीं बोला है, issued नहीं बोला है, paid up बोला है. all private companies having paid up share capital greater than or equal to 50 crores, 50 करोड़ प्राइवेट कंपनी के लिए paid up share capital. and all companies having paid up share capital of below threshold limit, but यानी all, चाहे आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये लिमिट सबके लिए है, but having a public borrowings from financial institutions or bank or public deposits of greater than or equal to rupees 50 crores. इन लोगों को रोटेशन इज मैंडेटरी. मतलब रोटेशन किसको मैंडेटरी है सर? चार कैटेगरीज कर सकते हैं हम. पहले तो ऑल लिस्टेड कंपनीज, सर सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज को रोटेशन इज मैंडेटरी. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड में अगेन दो टाइप होंगे सर, पब्लिक या प्राइवेट है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को रोटेशन मैंडेटरी कब है? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है उससे ज्यादा है.
प्राइवेट कंपनी इसको मैंडेटरी कब है? जब उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है उससे ज्यादा है, या फिर एनी कंपनी जिसका पब्लिक बोरोविंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ है उससे ज्यादा है। 4 कंपनीज को ऑडिटर का रोटेशन करना मैंडेटरी। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इनको रोटेशन इज मैंडेटरी। एग्जाम में आ सकता है टू हुम रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज मैंडेटरी। चलिए, अब सर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना है मतलब क्या करना है, कितने समय बाद या हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स उसको रोटेट करना है? तो नो लिस्टेड कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी एज मेंशन अर्लियर शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल यानी एक पर्सन, फर्म वगैरह नहीं, एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। हमने पढ़ा था पहले रीअपॉइंटमेंट, क्या कहा था कि पहले एजीएम में रीअपॉइंट होगा और टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम वो काम करेगा, मतलब कंसेक्यूटिव 5 एजीएम वो काम कर सकता है, 5 एजीएम तक के। तो अगर एक इंडिविजुअल को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसे 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक के आप मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते हो। या फिर एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कोई ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो आप उसको 2 टर्म दे सकते हो, पहली एक टर्म दिया 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, फिर दूसरी टर्म दिया 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। एक बार में डायरेक्ट 10 साल के लिए नहीं कर सकते आप, जैसे एक बार में 10 एजीएम तक की कर दिया तो नहीं चलेगा एक फर्म। यानी एक इंडिविजुअल वो जो क्लासेस ऑफ कंपनीज हमने पढ़ी थी जिसको रोटेशन मैंडेटरी है उसका ऑडिटर हो सकता है कि इंडिविजुअल 5 कंसेक्यूटिव एजीएम तक के या 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक के, फर्म है तो ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के वो 2 टर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए नाम का ये जो एक प्राणी है, ये XYZ लिमिटेड का ऑडिटर है एज एन इंडिविजुअल, XYZ लिमिटेड का, और 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए इसने ऑडिट कर लिया, मतलब 1 टर्म खत्म कर लिया। ए इज ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड, उसने एक टर्म खत्म कर दिया। अब ए ने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन किया PQR, ऑडिट फर्म है PQR, उसको ज्वाइन किया। अब क्या ये PQR पार्टनरशिप फर्म उसे XYZ को ऑडिट कर सकती है? आंसर इज मतलब an individual who has completed his term as per A above shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for the 5 years from the completion of his term। ये तो cooling period हो गया। Second, an audit firm which has completed its term under B above shall not be eligible for reappointment as auditor of the same company from the completion of such term। ये जो 5 years का जो मैंने कहा आप एलिजिबल नहीं हो सकते, उसको हम कहते हैं कूलिंग पीरियड। क्या कहते हैं हम इसको? कूलिंग पीरियड। जैसे Jolly Limited, a listed company, appointed Messrs. Polly and Company, a chartered accountant firm, as the statutory auditor in its AGM at the end of September for 11 years। कर सकते हैं क्या 11 years तक के लिए? Answer is no, 11 years तक के लिए कर नहीं सकते। Therefore, here the appointment of Polly and Company is not valid, as appointment can be made only for 1 term of 5 consecutive years and then another 1 term of 5 consecutive years, क्योंकि ये क्या है? एक फर्म है। इंडिविजुअल होता तो सिर्फ 1 टर्म, फर्म है तो 2 टर्म्स कर सकते हैं। इट कांट बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स इन 1 AGM ओनली। Further, a cooling period of 5 years from the completion of term is required. That is, firm can't be reappointed for further 5 years after completion of 2 terms of 5 consecutive years। I hope आप लोगों को ये क्लियर है। As on the date of appointment, no audit firm having common partner or partners to the other audit firms whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो A और XYZ का एग्जांपल पढ़ा था कि अगर आपने किसी एक फर्म का ऑडिट का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, किसी कंपनी का ऑडिट का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, तो आप किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करके उसका ऑडिट नहीं कर सकते, उस दूसरे फर्म को भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। जैसे Messrs. XYZ and Company is an audit firm having partner of Mrs. X, Mr. Y and Mr. Z, whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year. Messrs. APZ and Company, another audit firm in which Mr. Z is a common partner, will also be disqualified for the same company along with the XYZ and Company for the term of 5 years। I hope आप लोगों को
तो रोटेशन के बाद में कूलिंग पीरियड हमने पहले डिस्कस कर लिया है, 5 साल का कूलिंग पीरियड, एक बार आप लोग देख लीजिए। एन इंडिविजुअल ऑडिटर who has completed his term, individual shall not be eligible for reappointment as auditor of the same company for a 5 years from the completion of his term, जिसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। कूलिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है, इंडिविजुअल के लिए फर्म के लिए सेम है। इंडिविजुअल एक टर्म कर सकता है 5 साल की, फर्म ऑडिट की टर्म के लिए कर सकता है 2 टर्म, पर हर एक टर्म का अपॉइंटमेंट अलग अलग होना चाहिए। एन ऑडिट फर्म विच हैज कंप्लीटेड हिज टर्म shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for a period of 5 years from the completion of such term, and at the time of rotation of auditors, incoming audit firm or auditor having common partners with the erstwhile audit firm shall not be eligible for reappointment। हमने पहले ही पढ़ाई है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो रोटेशन हो, कूलिंग पीरियड हो गया, इसके बाद में आते हैं रिमूवल। आप ऑडिटर को रिमूव कैसे कर सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंपनी के। तो रिमूवल बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिमूवल किस हो सकता है, ओनली बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो कंपनी को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो प्रीवियस अप्रूवल लेने के बाद कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। अब ऑडिटर कैन रिजाइन, तो खुद होकर रिजाइन भी कर सकता है। द ऑडिटर शैल फाइल विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सच रेजिग्नेशन। हमने पहले कह दिया है कि रजिस्ट्रार के साथ में डिक्लेरेशन फाइल करे, रीजंस के साथ में, अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीआईजी को भी फाइल करे, और अगर वो फेलियर होता है तो पनिशमेंट विद अ फाइन नॉट लेस देन ₹50,000 बट में एक्सटेंड टू ₹5 लाख आपको पनिशमेंट भी पड़ सकती है। और जो ऑडिटर का कर रहे हो या रिजिग्नेशन हो रहा है मतलब अगर एक कंपनी किसी ऑडिटर को रिमूव कर रही है तो कंपनी उस ऑडिटर को एक स्पेशल नोटिस भी भेजेगी कि हम इस ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं, एंड दैट ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन कि व्हाई इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज असाइनमेंट और हिज रोल। तो वो एक अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, बट ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, या उसने लेट सबमिट नहीं करना चाहिए, या कंपनी को डिफामेटरी स्टेटमेंट्स नहीं फाइल करने चाहिए। मतलब ऑडिटर हु इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, उस ऑडिटर क्या राइट है कि उसको एक नोटिस मिले व्हाई इज रिमूव्ड, और ये ऑडिटर अपना एक रिप्रेजेंटेशन कंपनी में दे सकता है कि वो उसका रिमूवल के खिलाफ है, रिमूवल क्यों हो रहा है, अपने सेफगार्ड के लिए कुछ बोल सके। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत लेट नहीं आना चाहिए, और कंपनी के लिए कुछ डिफामेटरी स्टेटमेंट्स वगैरह इसमें होने नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम अगला देखते हैं, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए या फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आर यू एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो एक क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले कह दिया कि वो कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशंस भी बहुत सारी है। A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant, वो सीए होना चाहिए। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है तो वो भी अपॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर एलएलपी है जिसमें सीए के अलावा कोई और प्रोफेशनल भी पार्टनर है, जैसे सीएस है या एलएलबी कोई पर्सन पार्टनर एलएलपी के अंदर, तो ऑडिट को ऑथोराइज या साइन सिर्फ सीए कर सकता है जो प्रैक्टिस में। तो पहली बात, ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, क्वालिफिकेशन तो हो गया। साथ में कुछ क्वालिफिकेशन जैसे फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नीचे दिए गए पर्सन एक कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट कर नहीं सकते हो आप। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सबसे पहला एक बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सीए की या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी ऑडिटर नहीं हो सकते। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के आप ऑफिसर और एम्प्लॉय हो तो आप ऑडिटर नहीं हो सकते। अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज एम्प्लॉय हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी नहीं हो सकता है। मतलब ऑडिटर का इंडिपेंडेंस तो हमें बचा के रखना है ना, इसलिए क्या कहा, किसी कंपनी को ऑफिसर और एम्प्लॉय उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। या
a person who is partner or who is in the employment of an officer of the or employee of the company, मतलब एक कंपनी में अगर मिस्टर ए एम्प्लॉई है तो मिस्टर ए तो उस कंपनी का ऑडिटर हो ही नहीं सकता, या फिर एक कंपनी है जिसका एक एम्प्लॉई है, इस एक्स का पार्टनर या एक्स का एम्प्लॉई भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, और अ पर्सन और इज रिलेटिव और अ पार्टनर, मतलब ऑडिटर खुद या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर is holding any security or interest in the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of such holding company, provided that relative may hold security or interest in the company of the face value not exceeding rupees 1 lakh. मतलब अगर मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना है तो एक्स ने तो 1 रुपए का भी सिक्योरिटी या कोई शेयर इस कंपनी में होना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी यानी शेयर, वोटिंग पावर्स वाले शेयर्स, तो एक्स ने तो 1 भी रुपए का सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, उसके पार्टनर के पास में 1 भी रुपए का भी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब ऑडिटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ या फिर उसका पार्टनर उस कंपनी में या उसके सब्सिडियरी में या उसके होल्डिंग में या उसके एसोसिएट कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी नहीं सकता। हाँ, लेकिन रिलेटिव, मतलब अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट किए जा रहे हो तो आपका रिलेटिव उस कंपनी में 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटी रख सकता है। आई एम यूजिंग वर्ड फेस वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम ज्यादा हो सकती है। आगे का प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब आप किसी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किए गए और आपके रिलेटिव ने उस कंपनी में 1 लाख के ऊपर के फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ले लिया, देन corrective actions to maintain the limit as specified above shall be taken by the auditor within 60 days from such acquisition of interest. यानी आप किसी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किए गए और आपके रिलेटिव ने उस कंपनी में सिक्योरिटी ले लिया, आपके रिलेटिव ने, ठीक है, 1 लाख के ऊपर की फेस वैल्यू की, 1 लाख तक के तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख के ऊपर अगर हो तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया अपना इंटरेस्ट अपना होल्डिंग उसमें कम करो। रिलेटिव का डेफिनेशन कंपनी लॉ में दिया गया है जो हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए फिर कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस है। अ पर्सन और whose relative और पार्टनर इज इंडेप्टेड, यानी आपने लोन लिया है या आपके रिलेटिव या पार्टनर ने लोन लिया है फ्रॉम द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख, आपने 5 लाख के ऊपर का लोन लिया उस कंपनी से, 5 लाख तक का चलेगा। अ पर्सन और उस रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन अ गारंटी और provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of such holding company in excess of rupees 1 lakh shall not be eligible for appointment। यानी सर सिक्योरिटी तो हम 1 रुपए की भी ले नहीं सकते, हमारे रिलेटिव 1 लाख तक के ले सकते हैं, लोन 5 लाख, गारंटी 1 लाख। अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has business relationship with company, अगर आपका उस कंपनी के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप है तो अगेन आप एलिजिबल नहीं हो, आप उस बिजनेस करो उस कंपनी के साथ। A person whose relative is a director or is in employment of the company as a director or key managerial person, आपका रिलेटिव उस कंपनी का डायरेक्टर है या की एमपी है, की मैनेजरियल पर्सन है, आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। A person who is in full time employment elsewhere, ठीक है। A person who has been convicted by a court of an offence involving fraud and a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction. As an auditor, और आप लोगों को किसी कोर्ट ने फ्रॉड के लिए कन्विक्ट कर दिया तो वो कन्विक्ट होने के बाद आने वाले 10 साल तक के आप ऑडिट नहीं कर सकते, 10 साल के बाद आप कर सकते हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 टू दैट कंपनी और उसके होल्डिंग और उसके सब्सिडियरी कंपनी को, मतलब ऑडिटर का इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी लॉ में सेक्शन 144 में कहा गया है कि आप जिस कंपनी का, मतलब मिस्टर एक्स अगर किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो मिस्टर एक्स उस कंपनी को कुछ और सर्विसेज नहीं दे सकता, कुछ और सर्विसेज दे नहीं सकता। कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, तो व्हाट आर दी प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज ऑडिटर कैन नॉट रेंडर, तो उनकी लिस्ट है ये।
accounting and bookkeeping services, internal audit services, design and implementation of financial information system, actuarial services, investment advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services, management services and any other kind of service as may be prescribed. मतलब आप किसी कंपनी का ऑडिट एंड दिस सर्विसेज टुगेदर नहीं कर सकते. आप एक तो ऑडिट कर सकते हो उस कंपनी का, या उस कंपनी को ये 9 में से कोई एक या 9 दे सकते हो, बट आप ऑडिट एंड दिस सर्विसेज टुगेदर दे नहीं सकते. और ये प्रोविजंस की गई है आपका इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप इंपार्शियल ओपिनियन दो. यानी आप ऑडिट के साथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग नहीं कर सकते. आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आप इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते. आप उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. आप उसे एक्चुअल सर्विसेज नहीं दे सकते हो. आप उसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कर सकते हो. आप उसके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी नहीं कर सकते हो. कोई आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज है तो वो भी नहीं कर सकते हो. मैनेजमेंट सर्विसेज भी नहीं दे सकते हो. एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कर नहीं सकते. ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. एक बार हम देख लेते हैं, वीकली रिलुक करते हैं. तो हमने क्या क्या देखा. सबसे पहले देखा कि सर एक सीए ऑडिट कर सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता, उस कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर, उस कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता. अगर आपका उस कंपनी में या आपके पार्टनर का उस कंपनी में कुछ सिक्योरिटी है तो वो भी नहीं कर सकता. रिलेटिव चाहे, आपका रिलेटिव चाहे तो 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू तक का सिक्योरिटी ले सकता है. मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, मार्केट वैल्यू चाहे उसकी 1 करोड़ क्यों ना हो, बट फेस वैल्यू 1 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए. और अगर बाय मिस्टेक आपके रिलेटिव ने 1 लाख के ऊपर की सिक्योरिटी ले लिया तो आपके पास में 60 दिन दिए हमने, 60 दिन में आप उसका सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कम कर लो. इसके साथ में अगर आपने, आपके पार्टनर ने, आपके रिलेटिव ने उस कंपनी से या उसके होल्डिंग कंपनी से, सब्सिडियरी कंपनी से 5 लाख रुपए तक का लोन लिया तो आप नहीं कर सकते. या फिर बैंक गारंटी दिए 1 लाख रुपए तक की तो भी नहीं कर सकते. वो बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी नहीं कर सकते. अगर आप का रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है या केएमपी के पर्सन पे तो भी आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते. अगर आपने कोई फ्रॉड किया है और फ्रॉड होने 10 इयर्स का पीरियड elapse नहीं हुआ तो आप किसी भी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते हो. 10 साल तक, 10 साल के बाद में कर सकते हो. साथ में आप कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज भी नहीं दे सकते हो. उस कंपनी को ऑडिट और अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिजाइन और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, एक्चुअल सर्विस नहीं दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बैंकिंग, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज या और कोई सर्विस अगर स्पेसिफाइड किया तो आप वो भी कर नहीं सकते हो. ये डिस्क्वालिफिकेशन. आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट है ऑडिट कमेटी. अब पहला सवाल यह है कि सर कौन से कंपनीज को ऑडिट कमिटीज मैंडेटरी है. तो ऑडिट कमिटीज आर मैंडेटरी. जैसे समझा था रोटेशन कौन से कंपनीज को मैंडेटरी है, उसी तरीके से ऑडिट कमिटीज मैंडेटरी किसको. देखिए, क्लास ऑफ कंपनीज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटीज इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड कंपनी को तो सब कुछ मैंडेटरी है सर. ऑडिटर का रोटेशन भी करना है, ऑडिट कमिटी भी अपॉइंट करनी है. तो ऑडिट अपॉइंटमेंट मैंडेटरी किसको है, ऑल लिस्टेड कंपनीज पहले तो. उसके बाद all public companies with a paid up capital of greater than or equal to rupees 10 crores. All public companies having turnover greater than or equal to rupees 100 crores. Or all public companies having in aggregate outstanding loan or borrowing or debenture or deposit exceeding rupees 50 crores. ऑडिटर के रोटेशन के लिए कुछ क्लास ऑफ कंपनीज पड़ी थी, वहां पे भी 4 ही पड़ी थी. लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कुछ पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट था, याद है क्या आप लोगों को. अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में भी कुछ लिमिट था, याद है क्या. पब्लिक बोरोइंग और डिपॉजिट का भी कुछ लिमिट था, आपको याद है क्या. और ये ऑडिट कमिटी का मैंडेटरी. ऑल 4 कैटेगरी इसमें भी. ऑल लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर, और पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग और डिबेंचर एक्सीडिंग. क्लियर है, याद रखना है. आपको पूछ सकते हैं ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना किसको मैंडेटरी है. और इसके साथ ये भी याद रखना है दैट ऑडिट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स चाहिए ऑडिट कमिटी में, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. और उसके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट. कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट. और इन ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना, रीड करना और अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. ये वो ऑडिट कमिटी के बारे में.
अब सवाल ये है कि सर ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या है? तो जो भी फंक्शन ऑडिट से रिलेटेड है वो सारे ऑडिट कमेटी करेंगे, जैसे अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, scrutiny of intercorporate loans and investment, valuation of the assets of the company, risk management evaluate करना और evaluation of use of the fund ऑडिट कमेटी का वो करना। और सर फिर ये ऑडिट कमेटी के पावर्स कौन से? व्हाट आर पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी power to call for comments of the auditor about internal control system and scope of the audit including its observation। वो ऑडिटर को पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है या आपके ऑब्जर्वेशन इस कंपनी के सिस्टम के बारे में कैसे है। Before submission of the report to the board, audit committee have the power to review the financial statement। Audit committee financial statement को review कर सकती है and they have power to discuss any issue with statutory and internal auditors and management of the company in relation to matters contained in the financial statement। जो उसके पावर है, एग्जाम में आ सकता है। ऑडिट कमिटी अपॉइंटमेंट करना किसको मैंडेटरी है, उसके फंक्शंस क्या, उसके पावर्स क्या है, वगैरह वगैरह। अब आगे आता है फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। तो ऑडिटर को फ्रॉड रिपोर्टिंग कब कब करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो इसमें एक रिपोर्टिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमने क्या कहा, इफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर has reasons to believe that an offense of rupees 1 crore or above is being or has been committed in the company by the auditor shall report the matter to the central government। अगर ऑडिटर को लग रहा है 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर वो मैटर किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर 1 करोड़ से नीचे तो किसको रिपोर्ट करेगा, ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को। ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड अपने कमेंट्स ऑडिटर को देंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बोर्ड रिपोर्ट में ये लिखना मैंडेटरी है कि इतने रुपए के फ्रॉड ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए, वो क्यों हुए और हमने उसका करेक्टिव एक्शन या स्टेप्स क्या लिया और ऑडिटर की कमेंट्स उसके ऊपर क्या है। यानी 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बोर्ड रिपोर्ट में देना जरूरी है कि क्या फ्रॉड थे, उसके ऊपर किसकी क्या, ऑडिटर की क्या कमेंट्स थी, बोर्ड की क्या कमेंट है और उसको रिजॉल्व कैसे किया, करेक्टिव स्टेप्स कैसे लिए गए और उसके ऊपर ऑडिटर के क्या कमेंट्स। ये था फ्रॉड रिपोर्टिंग। अब ऑडिटर को जनरल मीटिंग यानी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी है। ऑडिटर शुड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग। चाहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के अपने पार्टनर को भी एजीएम अटेंड करने के लिए बोल सकता है। द ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर। ठीक है ना, ब्रांच ऑडिटर मतलब क्या है, मान लेते हैं कंपनी है जिसकी 100 ब्रांचेस है। अब ऑडिटर को सारे 100 ब्रांचेस को जाना तो या 100 ब्रांचेस को ऑडिट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ 10 ऐसी ब्रांचेस है जिसके ऑडिटर अलग अलग अपॉइंट किए गए। 10 ब्रांचेस के उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टू जो उस एरिया पे ब्रांच है वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो क्वालिफाइड थे उनको ऑडिटर अपॉइंट किया गया। तो ये ब्रांच ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट की उसको सबमिट करेंगे, कंपनी के जो मेन ऑडिटर है उसको सबमिट करेंगे और वो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। बाकी अदर प्रोविजंस आर सिमिलर, पावर्स ड्यूटीज वगैरह क्या है सिमिलर है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। इज एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अटेंड जनरल मीटिंग, यस और नो। डिस्कस राइट्स ऑफ एन ऑडिटर व्हाइल ही इज प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, क्या उसके राइट्स है। डिस्कस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, पहले ऑडिटर अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर आपको डिस्कस करनी है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का अलग है, गवर्नमेंट के लिए अलग है, बीओडी है, सीएजी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज के साथ वो फेल होते हैं तो कौन। स्टेट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, रिमूवल की प्रोसीजर आपको बतानी है। डिस्कस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हु आर क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, डिस्कस उनका डिस्क्वालिफिकेशन में आपको बताना है। ब्रांच ऑडिटर की प्रोविजन बतानी है। डिस्कस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रॉड बाय एन ऑडिटर, लिस्ट डाउन सर्टेन सर्विसेज व्हिच are not to be rendered by the auditor of the company, write short note on audit committee, why central government permission is required when auditor is to be removed before the expiry of their term, उनको पावर दिया गया, उनको राइट दिया गया ताकि वो अपना रिपोर्टिंग इंडिपेंडेंट वे में करें। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग रीड करिए और ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब दीजिए। फर्दर इन द ब्लैंक आप लोग रीड कीजिए, इनका जवाब दीजिए। देन मैच द पेयर्स, पेयर्स को मैच करने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। और इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप
कारो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर गूगल करके डाउनलोड कीजिए, उसको एक बार रीड कीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प होगी, आपको इसको पता होना चाहिए। कारो को एक बार रीड कर लीजिए, जनरल है, एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए। आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, डाउनलोड करके रीड करोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब अगले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरी ऑडिट, छोटा सा सेशन रहेगा वो हमारा। आई होप आप लोगों को जितना मैंने अभी तक बताया उतना क्लियर है, ठीक है? स्टडी कीजिए एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।